तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से सरकार आधी आबादी को पूरा हक देना चाहती है। महिलाओं को सियासत में 33% हिस्सा देना चाहती है और मंशा यही है कि 2029 के जो आम चुनाव है उसमें ये कानून लागू हो जाए। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करवा देती हूं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी जुड़ेंगे। इसके साथ ही खास मेहमानों का एक पैनल मेरे साथ आगे जुड़ने वाला है, जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि नारी शक्ति को उनका हक मिलने जा रहा है। जमीनी स्तर पर 33% आरक्षण से रास्ता साफ हो जाएगा और इससे महिलाओं की भागीदारी कितने बढ़ने वाली है, उनका हक जो है उनको मिलने जा रहा है या नहीं। सुखबीर तंवर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सुखबीर जी, ये जो अधिनियम लाया जा रहा है, कल से इसको लेकर संसद में चर्चा होने जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि सरकार तो इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है और यही कहा जा रहा है कि महिलाओं को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा सदन में। मुझे सुन पा रहे हैं आप सुखबीर जी? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसे नाम दिया गया है। हालांकि 2023 में ही ये लागू हो गया था, कानून बन चुका है, लेकिन परिसीमन करना चाहती है और सरकार की यही मंशा है कि 2029 आम चुनावों से ये लागू हो जाए और सदनों के अंदर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। आधी आबादी को पूरा हक देना चाहती है सरकार 33% आरक्षण के माध्यम से। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगी, उनसे भी चर्चा करेंगे कि इस कानून के लागू होने के बाद किस तरह से बदलाव होगा महिला नेतृत्व में, राजनीति में। सीटें बढ़ाकर आरक्षण दिया जाए, सरकार संसद में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना चाहती है। तो वहीं विपक्ष के भी अपने आरोप हैं। विपक्ष का कहना है कि मौजूदा स्थिति में जितनी सीटें हैं उन पर ही लागू हो, सीटें बढ़ाकर परिसीमन करवाकर हड़बड़ी में इसे क्यों लागू करना चाहती है सरकार। और आरोप ये कि दक्षिणी राज्यों में होने वाले चुनावों में फायदा लेना चाहती है बीजेपी। हालांकि ये एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि अगर 33% आरक्षण लागू होता है लोकसभा में, राज्यसभा में और राज्य की विधानसभाओं में, तो ये महिलाओं के हित में एक सार्थक कदम होगा और इसमें जो महिला नेतृत्व है, राजनीति में महिलाओं की जगह है, वो और बेहतर स्थिति में पहुंच पाएगी। क्योंकि वर्तमान जो स्थिति देखते हैं, संसद में महिलाओं की मौजूदगी की अगर बात करते हैं तो लोकसभा में 540 मौजूदा सदस्य हैं, महिला सांसदों की संख्या मात्र 74 है। कुल मिलाकर जो भागीदारी है 13.9% होती है। 543 वर्तमान लोकसभा सीटें हैं, 850 करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है, यानी कि 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिला आरक्षण कानून लागू होने के बाद राजनीति में एक नया दौर शुरू हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से आधी आबादी को पूरा हक मिलने जा रहा है। तो ऐतिहासिक कदम यह माना जा रहा है और इसे एक बदलाव की शुरुआत कहा जा रहा है। ये कानून लागू होने के बाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी किस तरह से बढ़ेगी, ये भी देखना होगा। क्या बड़े सकारात्मक बदलाव इससे दिखाई देंगे? इसके साथ ही जो ग्रामीण और छोटे शहरों की महिलाएं हैं, उन्हें किस तरह से मौके मिलने वाले हैं, युवा पीढ़ी को ये किस तरह से जोड़ पाता है, ये भी देखना होगा। हालांकि लोकसभा की जो सीटें बढ़ाई जा रही हैं, जनगणना परिसीमन से तय होंगी, इसको लेकर विपक्ष के अपने सवाल हैं और विपक्ष यही कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल के आड़ में राजनीतिक फायदा लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो केंद्र सरकार के महिला आरक्षण बिल और लोकसभा में सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर मीटिंग भी हुई है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है रेणु जी आपका हरियाणा न्यूज पर। रेणु जी, आधी आबादी को पूरा हक देना चाहती है हरियाणा सरकार, इसके साथ ही हम केंद्र सरकार की मंशा भी देख रहे हैं इस अधिनियम के माध्यम से। आपको क्या लगता है इस बिल को लेकर महिलाओं का जो नेतृत्व है राजनीति में बढ़ने वाला है, उनकी जो भूमिका है और बेहतर स्थिति में पहुंचने वाली है? मुझे सुन पा रही हैं आप रेणु जी?
चलिए, रेणु जी तक मेरी आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है, उनसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 2023 में कानून भी लागू हो चुका है, लेकिन इसे 2029 के आम चुनावों तक लागू करने की केंद्र सरकार की मंशा है। और महिला आरक्षण कानून अगर लागू हो जाता है तो राजनीति में एक नया दौर ये लेकर आएगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा हो रही थी और ये अटका हुआ था। हालांकि इसका रास्ता साफ हो जाए, ये तैयारियां अब नजर आ रही हैं। महिला आरक्षण कानून लागू हो जाए, इसका रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि मौजूदा स्थिति की अगर बात करते हैं, जितनी सीटें हैं उन पर ही ये लागू हो, ये विपक्ष का कहना है। हरियाणा की बात करते हैं तो 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। इन 58 सालों में 14 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा के सिर्फ 6 महिलाएं ही अभी तक संसद भवन पहुंची हैं। हरियाणा में वर्तमान 10 लोकसभा 5 राज्यसभा सीटें हैं और इन सीटों पर फिलहाल की स्थिति की बात करते हैं तो महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर मानी जाती है। 4 लोकसभा सीटें ऐसी जहां आज तक कोई महिला सांसद चुनी नहीं गई, तो ये स्थिति बेहतर हो और महिलाओं की भागीदारी इन सीटों पर सुनिश्चित हो, इस लक्ष्य के साथ 33% आरक्षण को लेकर यह अधिनियम लाया जा रहा है और इसका रास्ता साफ हो जाए, इसको लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें 3 दिन तक महामंथन किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। कानून के तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% आरक्षण, राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना इसका उद्देश्य है। कानून के तहत महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं, निर्णायक बनेंगी। कानून के लागू होने में जनगणना और परिसीमन की अनिवार्यता। विशेष सत्र में जनगणना की अनिवार्यता को हटाना प्रस्तावित। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्यों लाया जा रहा है, इसकी सार्थकता क्या है, ये भी आप देखिए। लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद लागू किया जा सकता है। कानून लागू होने के बाद साल 2029 लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। केवल 15 सालों के लिए लागू होगा महिला आरक्षण, संसद आगे भी बढ़ा सकती है। साल 2023 में पास हो चुका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो कानून के तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना इस अधिनियम का उद्देश्य है। कानून के तहत महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं, निर्णायक बनेंगी। एक बार फिर से रुक करेंगे। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आप मुझे सुन पा रही हैं रेणु जी? रेणु जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि ऐतिहासिक कदम इसे बताया जा रहा है और अगर ये अधिनियम लागू हो जाता है, ये कानून लागू हो जाता है तो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। आधी आबादी को पूरा हक देना चाहती है केंद्र सरकार। आपकी क्या राय इस पर? हेलो रेणु जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप मुझे सुन पा रही हैं? आवाज मिल रही है? रेणु जी, इस अधिनियम को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, क्योंकि आधी आबादी को पूरा हक देना चाहती है केंद्र सरकार, ये लागू हो जाता है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। तो मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन पा रही हूँ आपको, शायद रेणु जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसे दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। रेणु जी, सुन पा रही है क्या आप मुझे? ऐड आ गई। चलिए, रेणु जी से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेकिन चर्चा हम महिलाओं के हित में कर रहे हैं। महिला आरक्षण कानून राजनीति में एक नया दौर लेकर आएगा। मेरी आवाज आ रही है? रेणु जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आ रही है, दुरुस्त करने के हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि अगर ये कानून लागू हो जाता है 2029 तक, क्योंकि लागू करने की केंद्र सरकार की मंशा है, तो किस तरह से महिला नेतृत्व को ये फायदा देगा और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने जा रही है। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आप किस तरह से देख रहे हैं,
क्योंकि आधी आबादी को पूरा हक देना चाहती है सरकार, यही कहा जा रहा है। मुस्कान जी, बहुत स्वागत योग्य कदम है जी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कर रही, जबकि अभी भी जहां भी महिला आरक्षण लागू है वहां पर महिला प्रतिनिधि ही बात करते हैं। वास्तव में अगर हम धरातल तक महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना चाहते हैं तो महिलाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। जी, आज भी हम देखते हैं, अगर नगर निगम या नगर पालिका नगर परिषद कहीं चेयरमैन महिला है तो महिला प्रतिनिधि ही जाकर सीट पर बैठता है और महिला प्रतिनिधि ही सब बात करता है। ये व्यवस्था एक दुर्व्यवस्था है और इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का परपना तय हो जाता है, क्योंकि महिला शक्ति खुद निर्णय ना लेके महिला प्रतिनिधि निर्णय लेता है। ये ठीक नहीं है। अगर हम सही मायने में इस बिल को, इस कानून को धरातल तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेरी तो ये राय है, महिलाओं का विशेष तौर पर शिक्षण और प्रशिक्षण जरूरी है ताकि वास्तविक शक्ति महिलाओं में हो। आज सरकार ये तो कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है, बेटियां पढ़ने के बाद, पीएचडी करने के बाद, एमबीए करने के बाद घर पे बैठी हैं, कोई नौकरी नहीं है उनके लिए। जब तक इनको साकार नहीं करेंगे, जब तक महिलाओं की शिक्षा को वास्तविक में धरातल पर कार्यालय में जाके कर्मचारियों की लाइन में नहीं रखा जाएगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। मेरी बहन, मेरी बेटियों को शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से शिक्षित और प्रशिक्षित करना जरूरी है, और साथ ही जो महिलाएं शिक्षित और प्रशिक्षित होती हैं उनकी नौकरी की व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। सिर्फ ये कहना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन नारों से काम नहीं बनने वाला, ऐसे कानून बनाने से काम नहीं बनने वाला। जब तक उस कानून को लागू करने के लिए विशेष तैयारी ना की जाए, अगर बिना तैयारी के, बिना शिक्षा के, बिना प्रशिक्षण के कानून लाया जाता है तो महिलाओं के साथ ओंकार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को किस तरह से देखती हैं आप, क्योंकि आधी आबादी को पूरा हक देना चाहती है सरकार, लेकिन विपक्ष के भी अपने सवाल है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पर? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन पा रही हूँ मैम आपको। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि उनके लिए इस सरकार ने एक इतना बड़ा बिल पास करने का फैसला लिया जिसके ऊपर 10 साल से वर्किंग चल रही थी, जो रुका हुआ था। और अब जी, जो बिल इतने समय से रुका हुआ था उसके ऊपर अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्किंग की, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का बेटियों का सफर तय किया। आज अभी मैं ओंकार सिंह जी को सुन रही थी, मुझे दुख हो रहा है कि ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। इनके खुद मुखियाओं के घर से महिलाएं एमएलए रही, राजनीति में रही, क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया? क्या ऐसे में भ्रष्टाचार होता है? ये तो एक और मौका मिल गया कि जिनके परिवार राजनीति में नहीं है, मेरी तरह के लोग जिनका कोई राजनीति में नहीं है, उनको भी रास्ते आगे खुल गए। लेकिन जो कहा जाता है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है कि कभी भी अच्छे कार्य के लिए विपक्ष ने साथ नहीं दिया, चाहे वो कोई भी हो। और मैं निवेदन करूंगी हर पार्टी को कि आपकी पार्टियों में भी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, ये बिल केवल एक पार्टी के लिए लागू नहीं हो रहा। 33% महिलाएं केवल एक पार्टी की लागू नहीं हो रही, ये कंटिन्यूस हर एक पार्टी के महिलाओं के लिए लागू होगा। इसलिए हम सबको मिलकर इस बिल में हाँ बोलनी चाहिए। इस बिल का जो है इसके लिए बधाई देनी चाहिए। महिलाओं के लिए एक हर्ष का विषय है, उनके कैलिबर को पहचान लिया गया, उनके लिए रास्ते खुल गए और बहुत सारी महिलाएं इसमें जो है लाभ उठाएंगी। जहां अभी आप कह रही थी कि लोकसभा में 35% महिलाएं आने के बाद एक
इंडिया की बात रख पाएंगी, इससे बड़ा हर्ष का विषय, इससे बड़ी बधाई, इससे बड़ा मौका, इससे बड़ा आशीर्वाद मुझे नहीं लगता पहले कभी मिला हो जो अब मिल रहा है। बिल्कुल रेणु जी, क्योंकि वर्तमान स्थिति अगर हम देखते हैं लोकसभा में जो भागीदारी है महिलाओं की, मात्र 16% भागीदारी है फिलहाल महिलाओं की। हरियाणा की हम बात करते हैं तो सिर्फ 6 महिलाएं ही अभी तक संसद भवन पहुंची है। हैरानी की बात है ये, और अब इसे टाला नहीं जाना चाहिए। ये जो 33% आरक्षण की बात हम लंबे समय से कर रहे हैं, अब कम से कम लागू हो जाना चाहिए। लागू होता है तो आपको लगता है कि जो हरियाणा की राजनीति में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उसमें भी काफी बेहतरी देखने को मिलेगी? एग्जैक्टली मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अभी भी मैं जब हरियाणा का दौरा करती हूँ एज वुमेन कमीशन चेयरपर्सन, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ, तो हमारा जो 2 दिन का कार्यक्रम एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसमें सबसे नेक्स्ट डे हमारी मीटिंग होती है चुनी हुई महिला सरपंच, पंच, मेंबर्स के साथ, और उनसे वार्ता में पता लगता है कि किसको कितना ज्ञान है जी, किसके साथ कैसा सपोर्ट चाहिए, किसको और क्या उसके मन के भाव हैं, वो कैसा करना चाहती है, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है। तो ये बहुत सारी बातों पर चर्चा होती है, और मैंने देखा पिछले 7-8 साल से जब से महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर भी राजनीति का मौका मिला, वो बहुत एग्रेसिव हो गई है, समझदार हो गई है। उनके अंदर एक जज्बा और विश्वास पैदा हो गया कि हम केवल गृहिणी नहीं, गृहिणी के साथ साथ हम राष्ट्र, राज्य और जिले को संभालने वाली महिलाएं बन गई हैं, और इससे बड़ा हर्ष का विषय कोई नहीं हो सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ही लाल किले के प्रतीक से बोला था कि महिलाओं के लिए वॉशरूम्स होने चाहिए, टॉयलेट। सोचिए, जिस महापुरुष ने एक पहली बार में ही इतनी इम्पोर्टेंट बात महिलाओं के लिए सोची, जिसके लिए कभी किसी ने विचार ही नहीं किया जी। आप सोचिए, उन्होंने गैस की सुविधाएं, अन्य कई सुविधाएं बेटियों के लिए, अगर मैं लिस्ट गिनने लग जाऊं आपकी डिबेट का समय थोड़ा हो जाएगा। तो ऐसी कितनी ही चीजें जी। उन लोगों ने जो है सोची है सरकार ने बेटियों के लिए। निश्चित तौर पर, और ये अच्छा कदम, ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मैं आती हूँ आपके पास सुखबीर जी, हमारे साथ ओमकार सिंह जी ओमकार सिंह जी जुड़े हुए हैं। ओमकार जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। मुस्कान जी, मैंने बैठते ही इस बिल का स्वागत किया था। बिल्कुल। और मेरी छोटी बहन रेणु जी को शायद वो बात सुनाई नहीं दी। इनकी शायद राजनीति में ज्यादा समझ है, राजनीतिक बयान को ज्यादा पसंद करती हैं। मैंने ये बोला कि बिल स्वागत योग्य है, लेकिन बिल का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक अपनी बहन बेटियों को हम शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं करेंगे। क्योंकि अधिकतर अब जो महिला प्रतिनिधि हैं वही महिलाओं की जगह अपना कार्य करते हैं, और जब महिला प्रतिनिधि आगे आता है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठता है। ये कोई गलत बात नहीं कही, मैंने सबसे पहले इस बिल का स्वागत किया है, लेकिन सिर्फ स्वागत करने से, सिर्फ बिल बनाने से बात नहीं बनेगी। और मेरी बहन शौचालय बनाने की बात कर रही थी, जरा ये भी बता दें सरकार ने शौचालय बनाने के अलावा और किया ही क्या है। ये सिलेंडर की बात कर रही थी, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में एक बार सिलेंडर देने के बाद में 19 सिलेंडरों में चूल्हे बने हुए हैं। जाके मेरी बहन देख सकती है। हम महिलाओं के पक्ष में हैं और 33% हम आरक्षण दे रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उस 33% आबादी को 50% आबादी है, हम 33% दे रहे हैं। हम तो कहेंगे 50% तक ले जाओ, लेकिन उस 33% को कम से कम उतना शिक्षित किया जाए राजनीति में, ताकि वो राजनीति में कहीं ना कहीं चूक और राजनीति में दबाव की राजनीति ना सहन कर सके। ये बात नहीं मेरी बहन ने बोली, ये बात पे आ गई राजनीति के ऊपर कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। अब ये भी बता देना, मोदी जी ने शौचालय बनाने के अलावा देश में कौन कौन सी चीजें बेच दी और किया क्या। एक उज्ज्वला योजना में एक सिलेंडर दिया, उसके बाद वो सिलेंडर नहीं दिया। ठीक है रेणु भाटिया जी, एक छोटा सा जवाब आपका इस पर। मुझे लगता है ओंकार जी मुझसे उम्र में तो बड़े हैं, परंतु क्योंकि ये विपक्ष के हैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते सच्चाई को। केवल 2 ही बातें गिनकर चुप हो गए हैं। एक, अगर सिर्फ मैं शौचालय की बात करूँ ना, क्या आपको नहीं लगता ये महिलाओं के लिए आवश्यक था? क्या आपको नहीं लगता उज्ज्वला योजना आवश्यक थी? क्या आपको नहीं लगता हर 30 किलोमीटर
किलोमीटर पर विद्यालय और कॉलेज आवश्यक थे? क्या आपको नहीं लगता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आवश्यक था? क्या आपको नहीं लगता जहाँ बिना खर्ची बिना पर्ची क्या सारी व्यवस्था मोदी जी ने करी? ओंकार जी। देखिए ओंकार पहले कोई व्यवस्था ओंकार नहीं जी थी। सुन लीजिए सुनने का मादा रखिए। मैं जानती हूँ आपको पीड़ा होती है क्योंकि ये सरकार बहुत काम कर रही है। नहीं पीड़ा नहीं, बेटियों के क्या लिए- ये सारी व्यवस्था सुनिए, मोदी जी ने ओंकार की? जी, पहले सुनिए, कोई सुनिए, व्यवस्था बहस नहीं मत थी। कीजिए। सुनिए मेरे भाई, सुनिए बड़े भाई, हाथ इतना भी जोड़ के झूठ बोल नहीं रहे बोलना हैं। चाहिए इंसान को। देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम अप्रूव हो रहा है, इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के वंदन करती हूँ और बोलूंगी कि जितना हो सके किसी भी पार्टी के हो विपक्ष की भूमिका आप जरूर निभाएं, लेकिन बेटियों के विषयों को कम से कम छोड़ दें, क्योंकि हमारे देश की बेटियां आगे बढ़ेंगी, मजबूत होंगी तो राष्ट्र मजबूत होगा। जैसे एक घर को बनाने के लिए एक महिला की आवश्यकता होती है और महिला की सूझबूझ से एक परिवार संगठित रहता है, जुड़ा रहता है, उसी प्रकार राज्य और राष्ट्र भी संगठित और जुड़ा रहेगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, चाहे मैं कल्पना चावला का नाम लूं, चाहे चांद पर अब हमारी बहनों ने कितना परचम लहराया, चाहे माउंट एवरेस्ट पार कर लिया, खिलाड़ी बहनों का नाम लूं, किसका नाम लूं जिसको सरकार ने सुविधाएं दी, उनके इनाम राशि बढ़ाई, उनको मैक्सिमम सुविधाएं दी ताकि वो खेलों में मैच से पहले उनको सुविधाएं दी ताकि उनका खर्चा उनको मिल सके और वो अपना कार्य निष्ठा से कर सकें। तो इसलिए मुझे गिनाने की आवश्यकता नहीं, गिनने बैठोगे तो आपको पता ही नहीं है कितनी योजनाएं हैं, या पता होते हुए आप चुप रह रहे हैं। परंतु ये नारी शक्ति वंदन बिल, इसको अप्रूव करने में सहयोग में आशीर्वाद दें। जैसे आपने कहा आप स्वागत करते हैं, तो तहे दिल की गहराइयों से इसका स्वागत करें ताकि बेटियां पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अपना परचम लहरा सके। और हरियाणा की बेटियां जब लहराएंगी परचम तो उसका श्रेय आपको, हमको, हम सबको जाएगा, हरियाणा न्यूज को जाएगा, सभी चैनल्स को जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से, उनके दिखाने से बेटियों के हौसले बढ़ते हैं। बिल्कुल रेणु जी, आपको लगता है कि इसका जो क्रियान्वयन होगा वो भी बेहतर हो जाएगा? हरियाणा राज्य महिला आयोग इसमें किस तरह से भूमिका आगे निभाने वाला है, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी। इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, क्या अगर ये अधिनियम लागू हो जाता है, 33% आरक्षण लागू हो जाता है, तो उनको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनके जो मुद्दे होते हैं वो भी सदनों तक पहुंचेंगे आसानी से? देखिए मेरा सौभाग्य है कि इस समय मुझे हरियाणा महिला आयोग का नेतृत्व करने का, सेवा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन हम जहां किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ग्रामीणांचल महिलाओं के साथ, पंच महिलाओं के साथ, सरपंच बहनों के साथ, जहां कहीं भी हमारी बैठकें होंगी, किस तरह से राजनीति में मजबूत होना है, आपको आगे बढ़ने के मौके क्या मिले, आपको सुरक्षा की दृष्टि से कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ये सारे फौज, पोक्सो, साइबर क्राइम, ये सारे बताते हुए उनको एक दिशा की और आगे बढ़ाने का कार्य महिला आयोग मुस्तैदी से निभाएगा। रेणु जी, क्या वो चीज बदली है? कहा जाता था कि भाई आप किसी पोस्ट पर महिला को बैठा तो देते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, जो उनके जो निर्णय होते हैं वो कोई और उनके पीछे से ले रहा होता है। क्या ये तस्वीर बदली है? आप मुझे लगता है कि मैं किसी और की बात करूं, स्वयं खुद पर मुझे ले लीजिए। 25 साल से, ये 26वां साल एक्टिव पॉलिटिक्स का है। पहले पार्षद, दोबारा पार्षद, फिर डिप्टी मेयर, और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आज मुझे यहाँ तक का आशीर्वाद मिला है। मेरे परिवार से, न मायके से, न ससुराल से कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। तो ये कहना कि कोई महिला को हमेशा दूसरे लोग चलाते हैं, ये भी गलत होगा। पर यस, जब आप राजनीति में कदम रखते हैं या जब आप किसी भी चीज में नई दिशा में जाते हैं, आपको एक गाइडलाइन चाहिए होती है, चाहे वो पिता की हो, चाहे भाई की हो, चाहे पति की हो, चाहे आपके बॉस की हो, चाहे आपके गुरु की हो। तो इसके ऊपर टिप्पणी करना भी अवज्ञापूर्ण होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, किसी ना किसी का पुश चाहिए होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने रेणु जी, बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो महिला आरक्षण कानून को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुखबीर तंवर जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? क्योंकि सरकार तो यही कह रही है कि हम आधी आबादी को पूरा हक दिलाना चाहते हैं और उनकी भागीदारी बढ़े, क्योंकि सदनों में जो फिलहाल की स्थिति है उसमें उनकी भागीदारी काफी कम है, प्रतिशत काफी कम है। इससे क्या आपत्ति आपको, या फिर स्वागत कर रहे हैं आप इस कानून का? मुस्कान जी,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण का सदैव समर्थन करती है, क्योंकि समस्त राष्ट्र को विदित है महिला अधिकारों के पुरोधा वैश्विक ज्ञानपुंज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन को आगे बढ़ाते हुए भारत के पहले और अंतिम टेक्नोक्रेट प्रधानमंत्री शहीद राजीव गांधी जी ने सर्वप्रथम 33% महिला आरक्षण की नींव रखी थी और 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने जो इसी अधिनियम को राज्यसभा में पारित करवाया था। ये मेरे कहने का विषय नहीं है, रिकॉर्ड का विषय है। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस की दीर्घकालीन सोच के परिणाम का झूठा श्रेय लेने का निरंतर प्रयास कर रही है। महत्वपूर्ण विषय ये है, 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी लाभ के लिए विधेयक लाया जाता है और वायदा किया जाता है कि 2034 में महिलाओं को इस आरक्षण विधेयक का लाभ मिलेगा। जब 2021 के कोरोना काल में पश्चिम बंगाल सहित सभी लंबित विधानसभाओं के चुनाव करवा दिए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय विकास के रोड में के लिए अत्यंत आवश्यक जो आपका जनगणना का विषय था, उसको लंबे समय के लिए निश्चित काल के लिए टाल दिया जाता है। निश्चित तौर पे ये लोकतांत्रिक कृत्य नहीं है, ये राजनीतिक धोखे की श्रेणी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। और आज जिस प्रकार का विषय है, आज ना तो जनगणना हुई है ना परिसीमन हुआ है, फिर महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक का आज क्या औचित्य है। निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपनी विगत की 12 वर्षीय कुशासन की विफलताओं को इसके माध्यम से छिपाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जुमला प्रयासों से जनता को सजग और सावधान रहने की अपील करती है। जो वोट 2024 में लेंगे और महिला आरक्षण 2034 में देंगे, निश्चित तौर पे इस प्रकार की जुमलेबाजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं है। जातिगत जनगणना और परिसीमन के बिना आखिर इस आज जो संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, इसका औचित्य क्या है, इसको भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेतृत्व को इस राष्ट्र की आधी आबादी को और समस्त आबादी को आज बताने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे अंत में मैं तो यही कहूंगा जी, हम शुरू से महिला आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन झूठी जुमलेबाजी बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। हम चाहते ये हैं कि ठोस समयबद्ध नीति के तहत परिसीमन और उससे पहले जनगणना करवाई जाए। उसके बाद जो देश की आबादी का प्रतिशत जैसे जैसे आता है, उसके हिसाब से सभी वर्गों को, जिसमें चाहे अनुसूचित जाति वर्ग या अनुसूचित जनजाति वर्ग और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करें, ताकि इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को लगे कि हाँ, हमारी भी इसमें भागीदारी है। इस प्रकार से हम जो इनको 2024 से पहले विधेयक लाए और 2034 का वायदा किया, निश्चित तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका गंभीरता के साथ विरोध करती है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता रश्मि अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। रश्मि जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। रश्मि जी, विपक्ष के आरोप भी आपने सुने होंगे। सरकार की मंशा तो अच्छी है, लेकिन सरकार की मंशा पर शंका है विपक्ष को, क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे सुन पा रही हैं आप रश्मि जी? चलिए फिर से जुड़ेंगे, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ओमकार जी, आपको नहीं लगता तमाम जो सवाल आप उठा रहे हैं, ठीक बात है, स्थिति बेहतर होनी चाहिए, लेकिन जो भागीदारी की स्थिति फिलहाल हम देखते हैं, मात्र 16% हिस्सेदारी है महिलाओं की, तो इसमें स्थिति बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने कब विरोध किया मुस्कान जी? मैंने तो ये कहा कि इसका यूटिलाइजेशन तब तक उचित नहीं होगा जब तक हम शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं करेंगे। इस बिल को लागू करने के लिए हमें धरातल पर बहुत से कार्य करने होंगे। और जैसे कि हमारी बहन, छोटी बहन बता रही थी रेणु जी, कि इस सरकार ने ये किया, वो तो ऐसे बता रही थी जैसे इस सरकार से पहले महिलाओं के प्रति कभी कोई काम हुआ ही ना हो।
ये बहुत अफसोस की बात है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं को जिम्मेवारी मिले और वास्तविक तौर पर महिलाएं वो जिम्मेवारी निभाएं, ये भी बहुत जरूरी है। जो मैंने बात कही वो तथ्य आधारित कही, मैंने कोई हवा में बात नहीं कही। मैंने यही कहा कि आज भी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पे महिला प्रतिनिधि हैं, नगर परिषद की चेयरमैन, लेकिन जाके चेक कर लीजिए कितने कार्यों में वो शामिल होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी सुशोभित भी उनके प्रतिनिधि करते हैं। ये परिस्थितियां उचित नहीं है। हम महिलाओं को 33% भागीदारी दे रहे हैं, ये स्वागत योग्य है, लेकिन उसी तरीके के महिलाओं को हमें उस काबिल बनाना भी जरूरी होगा। काबिलियत है, लेकिन उनको इस फील्ड में जब तक हम ट्रेंड नहीं करेंगे तब तक इस फील्ड में वो कामयाब दिक्कत आएगी। मैं कभी विरोध नहीं करता, महिलाओं को समान अधिकार है, और सबसे पहले समान अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिए थे। ये जो बीजेपी अपने ऊपर श्रेय लेना चाहती है, इसको राजनीति का मैदान ना बनाए। ये सभी पार्टियों के लिए, और हमें खुशी होगी कि हमारी 33% बहन बेटियां लोकसभा में जाएं, विधानसभा में जाएं, क्योंकि कानून जब भी बनता है वो सब पर लागू होता है। जब 50% आबादी महिलाओं की है तो 33% भागीदारी होना भी उचित है, होनी भी चाहिए। लेकिन सिर्फ इसकी व्याख्यान करना और अपने मुंह मियां मुट्ठी बनना, इससे बात नहीं बनने वाली। वास्तविकता इससे दूर है। बीजेपी सिर्फ ये बिल लाके अभी सिर्फ चुनावी फायदा उठाना चाहती है, वो भी गलत है। आप लागू कीजिए बिल को, कौन पार्टी आपका विरोध करेगी? कोई विरोध नहीं करेगा। मैं जवाब ले लेती हूँ। रश्मि अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रश्मि जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी आ रही है। जी रश्मि जी, विपक्ष के आरोप आप लगातार सुन ही रही होंगी। सरकार की मंशा तो अच्छी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और महिला आरक्षण बिल के नाम पर आप अपना फायदा उठाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, इसीलिए इस बिल को लागू किया जा रहा है। कानून को 2029 तक भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदैव पूरे देश के लिए सोचा है, नागरिकों के लिए सोचा है, और महिलाओं की हमेशा उन्होंने ख्याल रखा है। और इसी का ये परिणाम है कि उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करने वाले हैं, और अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा लोकसभा और विधानसभाओं में। तो मोदी जी सिर्फ महिलाओं को, सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते हैं, बल्कि उसे धरातल पर भी उतारते हैं। और ये इसी बात की बौखलाहट है, घबराहट है कांग्रेस में, अन्य पार्टियों में, जिन्होंने कभी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए हैं, दावे किए हैं और घोटाले किए हैं, और इसीलिए वो इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। हमारे मोदी जी तो अंत्योदय को लेकर चलते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति का भी वो उत्थान चाहते हैं, और उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। चाहे लखपति दीदी योजना हो, जिसे 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा रहा है, 11 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। ये महिलाओं के लिए सोचा गया है, किया गया है, धरातल पे उतारा गया है इन योजनाओं को। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक खाते खुलवाए गए हैं। सेना में स्थायी कमीशन दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चलाया गया, उससे लिंगानुपात में कितनी बेहतरी हुई है। आयुष्मान योजना से करोड़ों महिलाओं को लाभ मिला है। पीएम आवास योजना से महिलाओं को अपना घर मिला है। चंद्रयान 3 में 300 से अधिक वैज्ञानिक जो थी वो महिलाएं थी। कोवैक्सीन बनाने में भी अधिकतर महिलाओं का योगदान था। हमारे देश में सबसे ज्यादा महिला पायलट है। आज हमारी प्रथम नागरिक, हमारे राष्ट्रपति एक महिला है। हमारी वित्त मंत्री एक महिला है, जिसके नेतृत्व में भारत आज विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो मोदी जी सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे हैं, उसको धरातल पे उतार रहे हैं। आज महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं रह जाएंगी, इस अधिनियम के पारित होने के बाद वो नीति निर्माता भी बन जाएंगी। वो केवल वोटर सपोर्टर नहीं रह जाएंगी, बल्कि वो पॉलिसी मेकर बन जाएंगी। तो ये विधेयक जो है वो विकसित भारत बनने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य है।
और सभी पार्टियों को इसका सहयोग करना चाहिए, आगे आना चाहिए। अगर वो इसका विरोध करते हैं यानी कि वो महिला विरोधी हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल का तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जल्दबाजी में आप परिसीमन करवाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना को आधार बनाकर आप आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों परिसीमन जनगणना के पीछे पड़े हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जल्दबाजी में नहीं किया जा रहा है, ये तो बल्कि समय से किया जा रहा है। ये काम तो और पहले कर देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि उन्होंने तो लेट कर दिया है। ये काम तो उनको और पहले कर देना चाहिए था। जी, तंवर जी, आप संतुष्ट हैं क्या जवाब से? जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब ये दे रही हैं। देखिए, आप स्वयं इसका आकलन करें कि क्या इनके जवाब से भारत का आवाम संतुष्ट हो सकता है? निश्चित तौर पे जो अतीत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रयास किया था, आज उसी नींव के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो जनगणना नहीं हुई और उसके बाद परिसीमन का जो विषय आया, और जो मैंने पहले भी बताया कि 2024 के चुनावी फायदे के लिए इस बिल को लाया गया और 2034 तक अटकाने का कोई औचित्य नहीं था। बड़ी माहिर है। जिस प्रकार से मनरेगा का नाम और स्वरूप बदलकर वीबी जी राम जी एक तुकबंदी कर दी गई, महिला आरक्षण का नारी शक्ति वंदन अधिनियम उलझा दिया लोगों को शब्दों में। इसके अलावा जो अभी रेणु जी बोल के गई, जो महिला जो आयोग है उसकी अध्यक्ष हैं, वो कह रही थी कि आपके सवाल के जवाब में कि मोदी जी ने ये कर दिया और मोदी जी ने वो कर दिया। सारी आपने सवाल उनसे किया क्या महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक शक्ति के तहत काम कर रही हैं? मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, देश प्रदेश की जनता का ये सवाल है कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी महिला भारतीय जनता पार्टी की जब सवाल उठाती हैं, जो सवाल करती हैं, जवाब देने का प्रयास करती हैं, इन्हीं के नजदीकी लोग, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के ही सुब्रमण्यम स्वामी साहब, एक वो मधु किश्वर जी हैं जो किसी वक्त में मोदी जी की बड़ी करीबी सहयोगी रही हैं। उनके जिस प्रकार के वक्तव्य आज चल रहे हैं, उससे ये स्वयं सिद्ध हो जाता है कि किस प्रकार का आचरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। निश्चित तौर पे इनकी कथनी और करनी में गंभीर विरोधाभास है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जनता को कोई वास्तविक लाभ किसी प्रकार से होने वाला नहीं है। निसंदेह अभी आर्थिक शक्ति की भी बात आई। जिस तरह से आज की जो वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, उनके पति प्रकला प्रभाकरण साहब ने जिस तरह से इन्हीं की नीतियों को बुरी तरह से उखेड़ के रख दिया है, ये नहीं बोलेंगे। ये झूठ का गुब्बारा पुलिंदा फुलाते रहते। आज देश की अर्थव्यवस्था क्या है, आज जिस प्रकार से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में कितनी बुरी तरह फिसल चुका है, इनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। निश्चित तौर पे विगत के 12 वर्षों में जो इनकी नीतियां रही है, चाहे किसी भी विषय पे, इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ फूट डालो, राज करो, धार्मिक ध्रुवीकरण करो। अतीत के 12 साल से यही कर रहे हैं, आगे भी इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। मैं निस्संदेह फिर कहूंगा कि 2024 का किया गया काम 2034 के लिए पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जो अगर आपने इतनी ही तत्पर त्वरित कार्रवाई करनी है, फिर आपके पास जो आंकड़े थे उसके आधार पे आपको महिला आरक्षण लागू करना चाहिए था। निश्चित तौर पे ये एक विषय को लटका के बार बार उसका फायदा लेने का प्रयास करते हैं, जिसका निश्चित तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सड़क से सदन तक विरोध करेगी। ओमकार जी, इसमें भी आपको भी आपत्ति है क्या जो सीटें बढ़ाई जा रही हैं? क्योंकि अगर सीटें बढ़ाई जाती हैं तो जो स्थायी प्रतिनिधित्व है वो भी बढ़ता है और ये ज़रूरी हो जाता है महिला आरक्षण के लिए, क्योंकि हमारा जो प्रतिनिधित्व है, चाहे हम हरियाणा की बात कर लें, ये बढ़ेगा और यहाँ के जो मुद्दे हैं बेहतर तरीके से पहुंचेंगे सदनों में। मुस्कान जी, कोई विरोध नहीं है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं एक बात बीजेपी की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। आप महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हो, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जरा महिलाओं के प्रति अपराध, रेप, महिला छेड़छाड़, इनके ऊपर भी जरा रोशनी डालिए कि आपके राज में ये इतना क्यों बढ़े। और देखिए, पिछली सरकार के दौरान संदीप सिंह पर आरोप लगे, विधायक थे संदीप, खिलाड़ी मंत्री, उन पर आरोप लगे और मुख्यमंत्री महोदय खट्टर जी ने क्या बोला था कि इन पर कार्रवाई नहीं होगी, आप कुछ कर लो। ये क्या दर्शाता है? इनकी मानसिकता, घटिया मानसिकता दर्शाता है। इसके अलावा इनके प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे
विकास बराला पर छेड़छाड़ का आरोप लगा, आईएएस की बेटी का। इन सब के ऊपर इन्होंने क्या कार्रवाई करी? आज अगर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं तो क्या इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? ये सिर्फ घोषणाबाजी है। काम हमारी पार्टी कर रही है। रश्मि जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। रश्मि जी प्लीज सुन आप लीजिए। अपने समय में बोलना, अपने समय में बोलना। देखिए मुस्कान जी, आप महिलाओं को शक्तिशाली बनाइए, उनको ताकत दीजिए, कौन विरोध करेगा? कोई पार्टी विरोध नहीं करेगी। लेकिन ये महिलाओं का नाम लेके महिलाओं का ही दुरुपयोग करते हैं। मैंने 2 प्रश्न किए, एक सुभाष बराला के बेटे का और एक संदीप सिंह का। ये अपने बारे में जरूर बताएं कि बीजेपी की सरकार अगर महिलाओं के प्रति इतनी सचेत है, सजग है, महिला अपराधों के विरोधी है, तो इन 2 केसों में बीजेपी सरकार ने हरियाणा में क्या किया? ये सिर्फ हाथी के दांत है, खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। हम चाहते हैं महिलाएं शक्तिशाली बने, उनके लिए बिल आए, 33% आरक्षण हो और वास्तविक धरातल पर कामयाब भी हो। महिलाएं सिर्फ डम्मी बनकर काम ना करें। और मुझे विश्वास है हमारी बहन बेटियां इस काबिल हैं, लेकिन सरकार आरक्षण तो दे, सरकार लागू तो करे। अभी तो सरकार बिल लेके आने की बात कर रही है, कब लाएगी, कब पास कराएगी? और मुझे पूरा विश्वास है कोई भी पार्टी इस बिल के विरोध में नहीं होगा। अच्छी बात है जी। रश्मि जी अब अपनी बात रखिएगा। देखिए, भाजपा तो हमेशा से ही महिला हितैषी रही है और इस दिशा में वो हमेशा काम करती रही है और रहेगी। अपराध तो कांग्रेस के समय में होते थे, घोटाले होते थे, अपराध होते थे, बच्चों ने तो रिकॉर्ड बना डाले हैं। और हमारे समय में तो महिला सुरक्षा जितना काम किया गया है भाजपा सरकार ने किया है, उतना तो किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। हर जिले में देखिए 1 स्टॉप सेंटर खोले गए हैं और इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिसमें त्वरित कार्यवाही भी की जाती है। और आज महिलाएं जितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसीलिए तो वो देश की प्रगति में अपना योगदान दे पा रही हैं, इसीलिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ पा रही हैं। आज विश्व की सबसे ज्यादा महिला पायलट हमारे देश में है, तो हमारी सरकार ने वो माहौल दिया है। तभी आज सेना में स्थायी कमीशन दिया गया है महिलाओं को। तो ये सारा माहौल सरकार ने दिया है। पढ़ाई लिखाई, व्यवसाय, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में। रश्मि जी, उनका सवाल था कोई राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है, महिला अपराध में उसका नाम सामने आता है, संलिप्त वो पाया जाता है, उस पर कार्रवाई होती है बीजेपी सरकार में? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। ये इन घटनाओं पे जो है सरकार अपना काम कर रही है जी। कानून अपना काम करेगा। क्या काम किया? क्या सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा। ये तो महिला शक्ति अधिनियम पे बात की जा रही है ना, आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और अब सवाल यही है कि महिलाओं को उनका बेहतर प्रतिनिधित्व मिले, इसके साथ ही उनकी स्थिति बेहतर हो समाज में, यही उम्मीद है हम सभी को। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को उनका बेहतर प्रतिनिधित्व मिले। 2029 तक लागू करने की इसकी मंशा के साथ कल 3 दिन तक इस पर चर्चा की जाएगी। महासंग्राम संसद में देखने को मिलेगा और क्या सकारात्मक बदलाव इस बिल के माध्यम से, कानून के माध्यम से आते हैं, देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।